जय हिंद। अगर आप 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं अगर आप 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 2023 के विज्ञान के बोर्ड पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कोड है 824 EJ। और यह कोड वाला जो प्रश्न पत्र होता है, जो जो बोर्ड पेपर होता है, वो बहुत सारे जिलों में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपका 40 से 45 नंबर जो है आपका इससे एक केवल आपको PYQ करने से आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं अंत तक बने रहिएगा। इसमें जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का, और जो पूर्णांक होगा वो तो होगा 70 का। अब यहाँ पर अब यहाँ पर नोट दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पढ़ें या कुछ भी करें। अब इसके बाद से यहाँ पर कुछ निर्देश दिया है, जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, अपने प्रश्नों पर आते हैं। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका खंड अ से, अर्थात पार्ट ए से, और ये सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो आपके 20 दिए होंगे। तो 20 का जो आपके एक नंबर का होंगे, और आपने 20 को सही टिक कर दिया तो आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मतलब अवतल दर्पण है और उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो वो वस्तु कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन बी दिया है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी दिया है वक्रता केंद्र से परे, मतलब दूर। और ऑप्शन डी दिया है दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच। तो जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की जो वस्तु की स्थिति होगी वो होगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो दिया है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मतलब छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन बी दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन सी दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और ऑप्शन डी दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि यहाँ पर आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर छोटे अक्षर हैं तो आपको उनको बड़ा देखना है, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ पर तो उत्तल लेंस में बड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए आप उत्तल लेंस लेंगे। लेकिन उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, वो दिया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है तथा दर्पण लेंस संभवत है, तो वह दर्पण क्या होगा, कौन सा होगा? दोनों का दिया है, जो फोकस दूरी दिया है वो दिया है -15। तो माइनस किसका होता है? अवतल का होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया है दोनों अवतल। ऑप्शन बी दिया है दोनों उत्तल। ऑप्शन सी दिया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। और ऑप्शन डी दिया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। यहाँ पर जो दोनों का -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ पर जो दोनों हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल, और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो दिया है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है कार्निया। ऑप्शन बी दिया है परिचारिका। ऑप्शन सी दिया है पुतली। और ऑप्शन डी दिया है दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? वह दृष्टिपटल होता है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वो दिया है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब लंबाई भी समान है और व्यास भी समान है। तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 1:2। ऑप्शन बी दिया है 2:1। ऑप्शन सी दिया है 1:4। और ऑप्शन डी दिया है 4:1। यहाँ पर जो है 1:4 वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वो दिया है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन बी दिया है परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन सी दिया है बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी दिया है निरंतर परिवर्तित होता है। यहाँ पर जो लघु परिपथ के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है वो दिया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। मतलब जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है
उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है जनित्र, ऑप्शन बी दिया है गैल्वानोमीटर, ऑप्शन सी दिया है एमीमीटर और ऑप्शन डी दिया है मोटर। यहाँ पर जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है वो तो है जनित्र, और ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जनित्र जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो दिया है एंटीमनी है, मतलब एंटीमनी क्या है? ऑप्शन ए दिया है धातु, ऑप्शन बी दिया है अधातु, ऑप्शन सी दिया है उपधातु और ऑप्शन डी दिया है मिश्र धातु। तो एंटीमनी क्या है? एंटीमनी जो है वो है एक उपधातु, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वो दिया है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, मतलब इनमें से लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए दिया है PbNO3, ऑप्शन बी दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी दिया है PbNO2 का होल ट्वाइस और ऑप्शन डी दिया है PbO। यहाँ पर लेड नाइट्रेट यहाँ पर जो है वो है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो दिया है लिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहले संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है? तो संतृप्त होता है जो एल्केन हमारा होता है वो संतृप्त होता है, और जो एल्किन और एल्काइन होता है वह असंतृप्त होता है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि इसमें से एल्किन या एल्काइन कौन है, तो वही हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया है वो दिया है C2H6, ये तो हमारा एल्केन है। अब हम बी को देखते हैं, यहाँ पर है C2H4, इसमें जो है यहाँ पर एल्काइन है, यहाँ पर एल्किन है, तो ये हमारा बी जो है C2H4 है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मेथेन है, ये भी एल्केन से है, और यहाँ पर देखें ये हमारा प्रोपेन है, ये भी एल्केन श्रेणी से ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल यहाँ पर अल आ रहा है, तो ऑप्शन ए दिया है CHO, ऑप्शन बी दिया है कीटोन यहाँ पर CO, ऑप्शन सी दिया है OH और ऑप्शन डी दिया है COOH, मतलब एसिटेट। तो यहाँ पर जो प्रोपेनल जो अल साउंड होता है वो होता है एल्डिहाइड का, और यहाँ पर एल्डिहाइड क्या है वो है CHO। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, मतलब एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी दिया है प्रोपेनोइक अम्ल। तो जो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होगा वो एसिटिक अम्ल होगा नहीं, यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल भी नहीं होगा, प्रोपेनोइक अम्ल भी नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है एथेनोइक अम्ल, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो दिया है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसी ऑक्साइड का सूत्र है। तो ऑप्शन ए दिया है MO2, ऑप्शन बी दिया है MO, ऑप्शन सी दिया है M2O3 और ऑप्शन डी दिया है M2O। यहाँ पर जो MCl2 का ऑक्साइड का सूत्र है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा MO। तो हमारा बिल्कुल सही है बी। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो है वृक्कों का कार्य होता है, मतलब वृक्कों का कार्य किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए दिया है श्वसन, ऑप्शन बी दिया है प्रजनन, ऑप्शन सी दिया है उत्सर्जन और ऑप्शन डी दिया है पाचन। तो वृक्कों का कार्य किसके द्वारा होता है उत्सर्जन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो दिया है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, मतलब पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किसमें? ऑप्शन ए दिया है पुदीना में, ऑप्शन बी दिया है आलू में, ऑप्शन सी दिया है ब्रायोफिलम में और ऑप्शन डी दिया है इन सभी पर। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती है ये है बायोफ्रिलम में, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है वो दिया है अनुवांशिक विज्ञान के जनक है। अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए दिया है H.J. मूलर, ऑप्शन बी दिया है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल और ऑप्शन डी दिया है J.D. वाटसन। यहाँ पर जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं किसके कारण, मतलब किस बंध के कारण दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है पेप्टाइड बंध द्वारा, ऑप्शन बी दिया है स्वसंयोगी बंध द्वारा, ऑप्शन सी दिया है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा और ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो दो DNA तंतु जुड़े होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया है वो दिया है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मतलब मुकुलन द्वारा प्रजनन कहाँ होता है, किसमें होता है। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रा में, ऑप्शन बी दिया है केंचुआ में, ऑप्शन सी दिया है तिलचट्टा में और ऑप्शन डी दिया है कबूतर में। तो मुकुलन द्वारा हाइड्रोजन होता प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो होता है हाइड्रा में, और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो दिया है मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मतलब मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था, वो पौधा कौन सा था। ऑप्शन ए दिया है मीठी मटर, ऑप्शन बी दिया है उद्यान मटर, ऑप्शन सी दिया है सरसों और ऑप्शन डी दिया है गुड़हल। यहाँ पर जो मीठी मटर है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है वो दिया है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पर पूछा है नहीं है। ऑप्शन ए दिया है अंडाशय, ऑप्शन बी दिया है गर्भाशय, ऑप्शन सी दिया है शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी दिया है डिम्बवाहिनी। यहाँ पर जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो है शुक्रवाहिका और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसके बाद से जो आपका होगा वो आपका खंड ब होगा अर्थात पार्ट बी होगा और इसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जो उपभाग 1 होगा। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए और इससे आपके दो नंबर मिलेंगे। यहाँ पर ए दिया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच और ऑप्शन बी दिया है ध्रुव और फोकस के बीच। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो इसके भी आपके 4 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो दिया है किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसके भी आपके कम से कम तो इसके भी आपके 4 नंबर मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो दिया है नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है, इसको भी आपको लिखना है। इसके आपके 6 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पर आपके 6 नंबर मिलेंगे। या आपको अगर इसको नहीं लिखना है तो 8वां में दिया है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का क्या महत्व है, इसको भी आपको लिखना है और इसके भी आपके 6 नंबर मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वो दिया है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र को लिखिए। के संरचना सूत्र को आपको लिखना है। यहाँ पर ए दिया है मेथेनॉल, ऑप्शन बी दिया है प्रोपाइन, ऑप्शन सी दिया है पेंटेनोन 3 और ऑप्शन डी दिया है ब्यूटेनोन 2 या इसको 2 ब्यूटेनोन भी कहते हैं। तो इसमें आपको चारों का नाम लिखना है और यहाँ पर आपका 4 नंबर जो है मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर दिया है 12, 17, 18, 20 और तत्वों के नाम लिखना है। और यहाँ पर बी में दिया बोल रहा है आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको लिखना है और आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है वो दिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसको आपको लिखना है और यहाँ पर जो इसके 6 नंबर मिलेंगे आपको 6 नंबर। यहाँ पर 6 दिया है A B C D E और F, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। या आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो 8वां में दिया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको इनमें से तीनों पर टिप्पणी लिखना है, आपके 2 नंबर मिलेंगे। इसके भी आपके 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर ए दिया है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, ऑप्शन बी दिया है कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोजनीकरण। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इसमें ए दिया है ऑक्सी तथा अनाक्सी शोषण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है अगर 1 लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा और फिर से एक और लिख देंगे तो आपको आधा नंबर, मतलब 2 लिखेंगे तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। बी में भी आपको लिखना है लसिका तथा रुधिर में 2 अंतर लिखना है। सी में आपको लिखना है कायिक जनन किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है, आपको इसका भी 1 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर जो डी है वो दिया है हृदय का क्या कार्य है, आपको इसका भी 1 नंबर मिलेगा आप इसका आंसर लिखेंगे तो। नंबर 9 वो दिया है रसायन संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए और इसके आपके यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया वो दिया है पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है, तो इसको भी आपको पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है ये आपको लिखना है। यहाँ पर आपके 4 नंबर मिलेंगे इसके। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है वो दिया है निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। तो इनको आपको संक्षेप में समझाना है। जैसे डार्विनवाद, ये दिया है डार्विनवाद,
और ऑप्शन और यहाँ पर बी दिया है लैमार्कवाद, या आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं, और ये जो आपका होगा ये 6 नंबर का होगा, 3-3 नंबर का होगा। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो 8वां में दिया है पुष्प में निषेचन रूपांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, तो इसको आपको आपके 6 नंबर मिलेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा 2023 के विज्ञान का एक वायरल बोर्ड पेपर जिसका कोड है 824 ईजे, और ये बहुत सारे जिलों में पूछा जाता है। अगर आप इनके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका 40 से 45 नंबर पक्का है। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।